नमस्कार साथियों, काला पीपल विधानसभा के टांडा खुर्द ग्राम में इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है और जैसा कि विदित है, माननीय चतुर्भुज तोमर साहब अपनी जन क्रांति की मशाल लिए काला पीपल विधानसभा के ग्राम ग्राम गांव गांव घूम रहे हैं। 70 से अधिक गांव को अभी तक आप कवर कर चुके हैं और आज टांडा खुर्द देवनारायण जी के इस आस्थाने पे एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। चतुर्भुज जी, आज का जो मेरा प्रश्न है, हमने पहले प्रश्न में आपसे पूछा था कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक जीवन। आज मेरा जो प्रश्न है ये कुछ यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ के जो पुल हैं, यहाँ के जो योजनाएं विकास की है, उनको लेकर आज की वर्तमान स्थितियां कैसी हैं अगर हम काला पीपल विधानसभा की बात करें, और आपके आने वाले वक्त में क्या योजनाएं हो सकती हैं, ये मेरा पहला प्रश्न है। सामान्यतः काला पीपल विधानसभा के मैक्सिमम गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, किंतु जो गांव की ऐसी सड़कें जो कि उनको अन्य शहरों, अन्य कस्बों, अन्य नगरों से जो सुलभता के साथ वहाँ पहुँच सके या कम दूरी की हो, ऐसी सड़कों से अभी भी काफ़ी गांव दूर है। कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी कम है। जैसे कि अगर यहाँ से अगर व्यक्ति पोलाई जाता है तो उसको 10 से 15 किलोमीटर का रन करके जाना पड़ता है, और अगर 1-2 किलोमीटर का टुकड़ा अगर जो अभी नहीं बना है अगर वो बन जाता है तो वही दूरी 5 किलोमीटर में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे कई गांव काला पीपल विधानसभा के अंतर्गत हैं जिनको लिंक रोड हम कह सकते हैं, या जिनको हम छोटे मार्ग होकर के वो अधिकतम सुविधा उनको मिल सके उन ग्रामीण जनों को। ऐसे कई रोड मैंने चिन्हित कर रखे हैं और मैं समझता हूँ कि मैंने ये सोच रखा है कि अगर ईश्वर मुझे ये अवसर प्रदान करता है तो उन समस्त रोडों को, उन समस्त मार्गों को जो सुलभता से उन ग्रामों को अन्य गांवों से जोड़ सके, ऐसे गांवों को प्राथमिकता के आधार पर उनका निर्माण करवाने का पूरा प्रयास किया जाए। वास्तविक तौर पर चतुर्भुज जी का कहना बिल्कुल सही है। मैं 2-3 दिन से अभी काला पीपल विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ, मैं सर के साथ भी रहा हूँ, और एक पत्रकार होने के नाते मैंने भी ये चीज़ को गौर किया है कि यहाँ लिंक की समस्या है, कनेक्टिविटी की समस्या है। सरकारी अस्पताल की बात करें अगर हम सब, और पशु चिकित्सालय की बात करें, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की अगर हम बात करें, तो क्या लगता है कि अभी क्या जो स्थितियां बनी हुई उसके अनुसार, अभी कोविड भी अभी गया है, तो क्या लगता है आपको कि ये इसमें सुधार की आवश्यकता है अभी, और अगर है तो आपकी क्या योजना है? अभी जो काला पीपल विधानसभा पूरा ग्रामीण विधानसभा है, यहाँ 2 सामुदायिक केंद्र हैं, अस्पतालें हैं और 3-4 प्राथमिक चिकित्सालय भी हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। इन सब होने के बाद भी जो ग्रामीण अंचल की अस्पताल हैं उनमें अभी भी स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, और वहाँ पर जो एक रोगी को सही उपचार मिलना चाहिए उनकी अभी भी आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा स्थिति बन रही है, आज भी बनती है कि यहाँ काला पीपल में कि अगर कोई बीमार है, ज्यादा अस्वस्थ है, तो उसको लेकर शहर या भोपाल या आसपास दौड़ना पड़ता है? बड़े शहरों की तरह भी, अगर गंभीर बीमारी या बड़ी बीमारी है तो उसको बड़े शहरों की तरह भी दौड़ना पड़ता है, जबकि यहाँ शासन के द्वारा अच्छी अस्पतालें, पहले से बड़ी अस्पतालें हम हमारे जो पूर्वज या हमारे जो अग्रज, हमारे परिवार के जो नेता लोग रहे, पिताश्री ने भी अपने प्रयास से 2 अस्पताल यहाँ पर अरनिया और तिलावत में खुलवाई थी। इसी तरह से बड़ौदिया में है, कोलाई में है, खोखरा में है, काला पीपल में है, अस्पताल सभी क्षेत्र में है, पर उनकी जो मूलभूत सुविधा उनको मिलना चाहिए वहाँ अभी कमी है, उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया है। कमोबेश हिंदुस्तान की अभी स्थिति वैसी ही है। अधिकतर गांव में अभी भी अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सालयों की बड़ी दिक्कतें हैं और गंभीर स्थिति में बाहर बड़े शहर की तरफ दौड़ना पड़ता है। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब हम सरकारी पंचायत, यूनियन स्कूल की बात करें, सरकारी कॉलेजेस की बात करें, क्या छात्रावास की बात करें, तो आज की वर्तमान स्थिति कैसी है? क्या आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी और ऐसी बातें हैं जिनको जोड़ना बहुत जरूरी है आज की तारीख? मैं जब जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष था उस समय हमारे जैसे टांडा खुर्द से लगा करके जो छोटे छोटे गांव थे उनमें सब में उस समय माध्यमिक विद्यालय आए थे, और मेरा प्रयास रहा कि काला पीपल विधानसभा और सुजालपुर विधानसभा के अधिकतम गांवों में उस समय माध्यमिक विद्यालय खुलवाए गए थे। कुछ की ज़्यादातर माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन आज परिस्थिति ग्रामीण अंचल में ये है
कि जो शासकीय स्कूल है उनमें बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो गई है, यानी नगण्य हो गई है। उसका महज कारण है कि जो मैनेजमेंट होना चाहिए, जिस तरह की शिक्षा प्रणाली एक आज ग्रामीण अंचल में लागू होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं आज कमी बेसी महसूस होती है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो शासकीय स्कूल हैं क्योंकि शासकीय स्कूल कम खर्चे में अधिक सुविधा प्रदान की जा सकती है उनके द्वारा, और उन स्कूलों को एक केंद्र बना करके, जिस तरह से आज भी शासन की बहुत सारी योजनाएं चल रही है कि वो सीएम राइज स्कूल खोल रहे, ये खोल रहे, मगर इन सारे खोलने के बाद भी आज ग्रामीण अंचल में शासकीय स्कूलों में शिक्षा का सुधार नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं राजनीतिक सफरनामा। मैं हूं आरजे अभिजीत और हमारे साथ आज माननीय चतुर्भुज तोमर साहब हैं, जो काला पीपल विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एक जननायक हैं और बड़े ही प्रेमी व्यक्तित्व है, सरल स्वभाव है आपका। हमें अभी भी जानकारी मिली है कि चतुर्भुज तोमर साहब आज 2 बड़े बड़े कार्यक्रमों को भी अटेंड करके आए हैं टोंडा खुर्द गांव में आने के पहले, और शोकाकुल परिवार को आपने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। उसी से जुड़ा मेरा सवाल है सर कि कब्रिस्तानों की बात करें, शमशान घाट की बात करें, अन्य जो भी व्यवस्थाएं होती हैं अलग अलग दीगर जातियों की, तो क्या उसको लेकर कुछ योजनाएं हैं आपकी? क्या आपको लगता है कि अभी भी पूर्ण रूप से जैसे विद्युत, जैसे इलेक्ट्रिक शवदाह भी होते हैं, तो क्या इस तरह की कोई विकास के लेकर कोई योजना है सर आपके जहन में? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 16 संस्कार में एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार के समय व्यक्ति को जब अंतिम सैया उसकी वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक सुविधाजनक स्थान उसके लिए हो, क्योंकि उसको महाकाल का स्थान भी कहा गया है। और वहाँ पर उन सुविधा पे अभी शासन की योजना अंतर्गत ये हुआ कि रोजगार गारंटी के अंतर्गत उन शमशानों को या कब्रिस्तानों को सुधार करने का तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो सुधार होना चाहिए वो नहीं है। और उसका महज कारण है कि जनप्रतिनिधि, जो बड़े जनप्रतिनिधि, उनका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर नहीं होता है। और हम अगर इस तरह आते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि, क्योंकि जो भी बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, उनके पास निधि रहती है, और उस निधि को रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो राशि आती है उसमें और समाहित करके, अगर एक प्लान करके, वेल प्लान करके, अधूरा संरचना तैयार करके, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, अगर समूचे शमशान और कब्रिस्तान को व्यवस्थित रूप से अगर उनको बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि जो अंतिम 16 संस्कार में अंतिम संस्कार है उसमें हम सुविधाजनक तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर सकें, जैसे हमारा प्रयास है। एक सवाल ये उठता है सर कि हम जितने भी ग्राम आसपास के काला पीपल में मेरे ख्याल से 150 के ऊपर करीब 174 के करीब ग्राम है अगर टोटल हम बात करें, और अधिकतर किसान बहुल क्षेत्र में ही आता है ये। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पे अब आपसे पूछना चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं को लेकर क्या आपके पास प्रश्न आते हैं, और अगर आते हैं तो उनकी क्या जवाब आप देना चाहेंगे और किस तरीके से उसको योजना के रूप में परिवर्तित करेंगे? हमारा जो विधानसभा है मुख्य रूप से ग्रामीण अंचल वाला विधानसभा है, और मैं समझता हूँ कि 3 संस्थाएं ऐसी है जो मजदूर, ग्रामीण, छोटे व्यापारी, किसान, इन सभी को उन 3 संस्थाओं में ज़्यादातर जाना पड़ता है, और उन पर जाकर के उनको वहाँ पर अपनी गुहार लगानी पड़ती है, चाहे तहसील हो, चाहे जनपद हो, चाहे थाना हो, और एक और है मंडी। इन संस्थाओं में जब हमारा किसान है, छोटा भाई या मजदूर या जो भी गरीब वर्ग से व्यक्ति जाता है, तो उसको हम जब जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हम देखिए और बड़े बड़े एसोसिएशंस देखे हमने, वहाँ पर जब कोई व्यक्ति जाता है तो उनके लिए एक रिसेप्शन हॉल रहता है। और मैं मानता हूँ कि जो ग्रामीण जन हैं, जो किसान भाई हैं, अगर ये थाने में जाते हैं या तहसील में जाते हैं या जनपद में जाते हैं या मंडी में जाते हैं, तो इनको वो सुविधा नहीं मिल पाती जो वो कार्य कर रहे, उनका जो कार्य हो उससे पहले उनको एक सुविधा मिलना चाहिए, चाहे विधिक सहायता हो या उनको एक बैठने का व्यवस्थित एक विश्राम गृह हो, या उनको जो भी एक कानून का व्यक्ति उनको जो समस्या है उनका निदान करवा सके। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि एक फरियादी थाने में जाता है तो फरियादी को धुतकार दिया जाता है वहाँ पर, अगर वो उसमें संबल नहीं हो तो। जी, हमारा ये प्रयास रहेगा कि इन 3-4 संस्था में अगर कोई भी हमारा ग्रामीण जन पहुंचता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, या छोटा से छोटा गरीब वर्ग से हो, या मजदूर हो या किसान हो,
उसको उन संस्था में जाने के बाद एक ऐसा लगे कि मैं जिस संस्था में आया वहाँ पर मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। हम जाते हैं तहसील में जाते हैं तो हो सकता है कि जो संपन्न किसान होता है उसको सीधा तहसीलदार से बात कर लेता है, लेकिन एक सामान्य किसान जाता है तो उसको वहाँ का जो कोटवार है वही बाहर करना पड़ता है। तो इन सारी सुविधा के लिए हम वो जो फरियाद लेकर जा रहा है उस व्यक्ति को वहाँ पर एक सम्मान प्राप्त हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। जी। एक और जो प्रश्न जुड़ा है, जो अभी हमारे किसान भाइयों से ही जुड़ा प्रश्न है कि जो पेयजल की बात आती है और किसान के लिए जो खेती के लिए जो जल आता है, तो अगर जल की समस्या पर अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर जल की समस्या है, और अगर है तो उसका क्या निदान है? जल की समस्या है और अभी तो बहुत सारी बड़ी योजनाएं शासन की जो आएगी वो ठीक है, नर्मदा परियोजना आएगी या कालीसिंध परियोजना है या अन्य जो भी परियोजना है उनके माध्यम से जो इरिगेशन एरिया बढ़ाने का शासन का प्रयास है वो अपनी जगह है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये डेक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार। अच्छा। और ये यहाँ के जो पर्कुलेशन रेट है वो बहुत कम रहती है, यानी जो बारिश का पानी होता है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। इसके लिए ऐसे रिसोर्सेज तैयार किए जाएंगे जिससे कि जमीन का पानी कैसे जो बारिश का पानी वो जमीन के अंदर किस तरह से प्रवेश करे, वाटर हार्वेस्टिंग करके और उसको वो पर्कुलेशन हो, उसका शोषण हो। जब शोषण नहीं होगा तो, क्योंकि हमारा पूर्वज जो खेती करते थे आधे में खेती करते थे और आधा पड़क के रूप में रहती थी, बीड़ के रूप में रहती थी, जिसमें पेड़ पौधे रहते थे। पेड़ पौधों के माध्यम से भी पानी जमीन के अंदर प्रवेश करता था और पड़त रहती थी तो घास फूस के कारण भी पानी वहां रुक जाया करता था और वो पर्कुलेशन होता था। आज मैक्सिमम जगह पर हम खेती करना शुरू कर दिया है, या तो हमने उसको बना ली है या पर खेती कर रहे हैं। उसके कारण क्या हुआ कि जो पानी और जितनी भी गलियां या सड़कें हैं सब कंक्रीटीकरण ये हो रहा है, जिससे जो जमीन की शोषण क्षमता वो कम हो गई और कम हो जाने से पानी की परेशानी आ रही है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसे रिसोर्सेस तैयार किए जाएं जिससे कि पानी जमीन के अंदर जाए और वहाँ के जितनी भी ट्यूबवेल्स है, जितने भी जो हैंडपंप हैं और आसपास का जो एरिया है वो इरिगेटेड हो और वहाँ पे पेयजल समस्या भी दूर हो। तो इन बातों को ध्यान में रख के हम एक बहुत बढ़िया पूरे ग्रामीण योजना तैयार करेंगे, किस तरह से पानी का पर्कुलेशन हो, कैसे पौंड बनाए जाए, तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाए, छोटी छोटी डबरियां बनाई जाए, या जो डगवेल है, आज डगवेल की योजनाएं कम हो गई है। पहले हमारे जो डगवेल हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, अब ट्यूबवेल हो गए। तो ट्यूबवेल के कारण जो पानी नीचे चला गया गहराई में, तो उन ज्यादा से ज्यादा डगवेल बने, ज्यादा से ज्यादा डबरी बने, ज्यादा से ज्यादा हमारे और जो इस तरह के स्ट्रक्चर वहाँ बने कि जैसे नदियों या छोटे नालों में हम किस तरह के बांध बनाए जिससे कि वहाँ का पानी का पर्कुलेशन रेट बढ़े और इरिगेशन एरिया बढ़े, जिससे किसानों को आमदनी बढ़े और किसानों को अच्छा उत्पादन हो। सर, मेरा अगला जो प्रश्न है वो ड्रेनेज समस्या, बिजली की जो समस्याएं हैं। अक्सर गांव में देखा जाता है कि कई कई घंटों तक बिजली भी नहीं रहती है, और अगर हम डीप और गांव में अगर हम इंटीरियर्स में अगर हम जाएं तो वहाँ ये समस्या थोड़ी ज़्यादा ही है। क्या इसको लेकर कुछ प्लान है आपका? सामान्यतः पहले जब बिजली विद्युत मंडल के पास थी, अब कंपनियों के पास चली गई। शासन हमेशा, शासन के नुमाइंदा उससे मुंह मोड़ लेते हैं कि ये तो कंपनी देख रही, हम इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है, कंपनी भी शासन के अधीनस्थ आती है। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि है उनको, जिस तरह से पहले विद्युत मंडल में एक सलाहकार समिति हुआ करती थी जिसमें जनप्रतिनिधि, सामान्य वर्ग के लोग और बिजली से संबंधित लोग वो बैठ करके एक प्लान करते थे और किस तरह की सुविधा हमारे ग्रामीण जनों को, किसान भाइयों को दी जाए, इस तरह की कमेटियां फिर से निर्मित करेंगे। और जैसा कि एक शेड्यूल बनाया जाता है, किसान को कब बिजली की आवश्यकता, उस समय उसको बिजली नहीं मिलती है, और उन्होंने शेड्यूल बना दिया कि आपको 5 बजे से 4 बजे तक या 3 बजे से 8 बजे तक या 11 बजे से 5 बजे तक, जो भी उन्होंने अपना शेड्यूल बना दिया, उस समय किसान एक राह देखता रहता है और उस समय जैसा लगता है उसको जैसे कि उसको कोई जेल कर दिया उन्होंने, वो उस समय को वो जेल के रूप में महसूस करके या तो वहाँ खेत पे बना रहेगा या फिर अगर कोई सारा काम छोड़ के उस समय वहाँ पर खेत पे पहुंचेगा। तो इन सारी असुविधाओं से उनको उभारना और किस तरह से किसानों को बिजली की सतत बिजली मिलती रहे और वो एक सामान्य रूप से, जैसे कोई
कर्मचारी है तो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आराम से शाम को घर पे सोता है, लेकिन हमारा किसान भाई एकमात्र ऐसा है जो रात्रि को जगता है और दिन में उसको सोना पड़ता है। तो ये सारी प्लान करके, क्योंकि ग्रामीण अंचल की विधानसभा है और उसको प्लान करके, क्योंकि होता क्या है कि जमीनी आदमी नहीं होने के कारण वो इन अधिकारियों और इनके बीच में बैठकर अपना प्लान तैयार नहीं करता है, इसलिए अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। आपकी डीपी जल गई है, 20-20 दिन तक डीपी नहीं आ रहा है, 1-1 महीने तक डीपी नहीं आ रही, 17 बहाने बनाए जाते हैं। इन सारे बहानों को भी दूर किया जाएगा। विधायक निधि होती है, बहुत सारी निधि होती है, अगर किसान कमजोर है या कोई कारण उससे वो पैसे जमा नहीं कर पा रहा है और वो उसके कारण उसको डीपी नहीं मिल रही, इन सुविधाओं से उसको मुक्ति मिल रही है। सर, एक प्रश्न आता है कि जब कानून लागू करवाने की बात आती है और उसको पालन कराने की बात आती है तो एक विधायक को अक्सर याद किया जाता है। तो जैसा कि आपकी काफी बड़े रूप में तैयारी दिख रही है काला पीपल विधानसभा से, कानून को लेकर आज भी लोगों के मन में डर, एक भय व्याप्त है आदमी थाना जाने में। जैसे आपने कुछ देर पहले भी चर्चा में जाहिर किया था कि कुछ लोग अभी भी डरते हैं थाने में, उनको प्रॉपर अटेंड नहीं किया जाता है। तो यह कानून का जो डर है और एक आम आदमी में अगर किसी तरह का कोई अगर भय है तो उसको दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास आप करना चाहेंगे? सबसे बड़ा जो साधन है वो पुलिस विभाग, लाइन ऑर्डर हमारा निर्मित हो, इसके लिए आदमी को तत्पर रहना चाहिए। अगर हम ऐसा उसमें आते हैं तो अधिकतर ये होता है कि सब इस तरह के, मैंने थानों में देखा है, जनप्रतिनिधि अपने अपने लोगों को लेकर आते हैं, पर जो अपराध होते हैं क्षेत्र में उन पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं। हम उन अपराधों को किस तरह से अंकुश, आज जैसे कि आपने यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करी और आपकी मोटरसाइकिल गायब है, उसको थाने वालों को पता है, जनप्रतिनिधि को पता है कि वो 15,000 देने के बाद में वो गाड़ी छूट जाएगी, पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट नहीं लिखेगा क्योंकि वो ऑफेंस में आ जाएगा, उनके रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो वो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता है। तो इन सारी चीजों से हम भय मुक्त वातावरण निर्मित करेंगे। इसी तरह का पूरे विधानसभा में भय मुक्त वातावरण बनाने का हमारा प्रयास है। काला पीपल विधानसभा में भय मुक्त वातावरण बनाने की एक योजना के साथ और अपने वचन के पक्के चतुर्भुज तोमर साहब से एक ये खास तरह का साक्षात्कार। मैं आरजे अभिजीत, यह है राजनीतिक सफरनामा। फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी काला पीपल विधानसभा में। और ग्राम अभी कह नहीं सकते हैं क्योंकि सर का बताते हैं कि आज इस गांव में तो कल किस गांव में उनको भी नहीं पता है। तो चलिए, इस राजनीतिक सफरनामा में अभी फिलहाल थोड़ा सा एक ब्रेक है, फिर हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। आपने साक्षात्कार में एक बार फिर पुनः पधारने की जो आपने जो कष्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।